बालेन शाह के द्वारा हाल ही में अपनी सदन को संबोधित करते समय यह कहा गया कि भारत ने जिस तरह से हमारा हिस्सा कब्जा करके रखा है, नेपाल ने भी भारत का एक हिस्सा कब्जा करके रखा है। मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। हमारे देश में भी चर्चा छिड़ गई कि यह हमें कैसे नहीं पता हमारा कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिस पर कब्जा कर लिया गया है। आज के सेशन में जानेंगे नेपाल के दिए गए इस बयान के मायने। नंबर दूसरा, इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेको छु। उहाँहरूले ब्रिटिश इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ इंग्ल्यान्डले पनि सरकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो सबै कुराहरू टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। सीमा विवाद को सुलझाने में ब्रिटेन की मदद ली जाएगी, इस तरह का बयान देकर के उन्होंने भारत को ऑफेंड कर दिया है। नंबर तीसरा, मानसरोवर जाने वाले लोगों को लिपुलेख होकर के जाते समय नेपाल को आपत्ति है। चौथा, भारत से सामान अगर 100 से ज्यादा दाम का जा रहा है, नेपाली रुपये का जा रहा है, तो उस पर टैक्स वसूला जाएगा। भारत के राजदूत से नहीं मिला जाएगा, विक्रम मिस्त्री जी का बयान नहीं सुना जाएगा, विक्रम मिस्त्री जी से मुलाकात नहीं की जाएगी। भारत की यात्रा पूरे 1 साल के अंदर, जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, पूरे 1 साल में किसी भी विदेश की यात्रा नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग भारत की यात्रा भी नहीं करेंगे। नेपाल के द्वारा जो ये सारे घटनाक्रम किए गए, इन घटनाक्रम में सबसे ताजा चर्चित जो मामला है वो है भारत के क्षेत्र को कब्जाने का मामला। आइए सारी बात को डिटेल में जानते हैं, समझते हैं कहानी क्या है, कहां से शुरू हुई, नेपाल की कहानी कैसे आई, नेपाल के साथ साथ ब्रिटेन कैसे पिक्चर में आया, भारत कहां है, विवाद क्या है, सुस्ता रिवर विवाद क्या है, मेची क्या है, लिपुलेख का मामला कहां फंसा है, क्यों नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री फिर से बयानों में फंस गए, और इन सभी के बीच में इनकी पार्टी जिसका नाम है आरएसपी पार्टी, उसके हेड रवि इन दिनों भारत आए हुए हैं और बीजेपी के इनवाइट पर वो नितिन नवीन जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अलग ही चल रहा है, सारे विस्तार से सारे मामलों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हां, लेकिन एक जानकारी मैं फिर से आपको दे दूं, और जानकारी ये कि यदि आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा ऐसा है जो कि इन दिनों गर्मी की छुट्टियों में घर पर रहकर कुछ सीखना चाहता है, इवन आप भी एआई का यूज करना सीखना चाहते हैं, तो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं जिसपे हम वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, ऐप बनाना सिखा रहे हैं वाइब कोडिंग के थ्रू। और ये वाइब कोडिंग प्रॉम्प्ट से जनरेटेड कोडिंग है जिसके थ्रू हम लोग एआई का यूज सिखाते हैं। एआई यूजेस को आप भी अगर सीखना चाहें तो अपने बच्चों को जरूर एनरोल कराएं। ये ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शुरू की गई समर वेकेशन क्लास की तरह से हैं, उन्हें अवश्य इसका भाग बनाएं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। तो चलिए साथियों, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। शुरू कुछ यूं कि कुछ दिनों पहले जब नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन के नाम से जेनजी आंदोलन चर्चा में आया, और जेनजी आंदोलन पूरी दुनिया में यूथ जब परिवर्तन चाहता है तो क्या कर सकता है इसका प्रमाण बना। आज नेपाल का उदाहरण बहुत से देशों में कोट किया जाता है, और भारत में भी जब जब ऐसी कोई स्थिति बनती है, जब सरकार का विरोध हो, यूथ परेशान हो, तो नेपाल को एक एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बांग्लादेश अपने आप में एक फेल मॉडल रहा जिसने कि अपने यूथ आंदोलन को पूरी तरह से पाकिस्तान को बेच दिया था, उसकी चर्चा हम इस रेफरेंस में नहीं करते। लेकिन नेपाल ने किया, नेपाल ने अपने यहां पर एक यंग प्रधानमंत्री को चुना, बालेन शाह प्रधानमंत्री बनकर आए, और अपनी शुरुआत में आते ही पर्सनैलिटी के कारण सुर्खियों में आए कि एक पॉप सिंगर व्यक्ति हैं, बिल्कुल यूथ की तरह जीते हैं, प्रचार के दौरान नाचते हैं, अपनी तमाम गतिविधियों के चलते एक्शन के लिए जाने जाते हैं, यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं, और कई ऐसे फैसले लेते हैं जिनके चलते यंग लोगों को लगता है कि ये नेपाल को बदल देंगे। जैसे बहुत से ऐसे फैसले जो कि लोगों को समझने में बहुत आसान लगते हैं। तुरंत बोला गया कि जितने भी विदेशी नाम की स्कूलें नेपाल में चल रही हैं, नाम बदल दो इन सब का। विदेशी शिक्षा के नाम पर नेपाली बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, मैं खुद दुनिया में घूमने नहीं जाऊंगा। तमाम प्रकार की चीजें शुरुआत में ऐसी की जैसे एक फिल्म के अंदर, नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर कर रहे हैं, कुछ वैसी एक्टिंग उन्होंने शुरुआत में कार्यकाल के दौरान की। चलिए साहब, एक्टिंग नहीं एग्जीक्यूशन ही कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन किया। अब हुआ क्या कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 31 मई को आप पहुंचते हैं सदन को संबोधित करने के लिए। संसद में आपका भाषण होता है, पूरी संसद, पूरा देश आपकी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। नेपाल की राजनीति में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है भारत के साथ सीमा विवाद का। सीमा विवाद ये कि भारत के एक क्षेत्र जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियोधुरा, इस क्षेत्र का जो एरिया है लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का, इसे नेपाल क्लेम करता है कि यह हमारा है। अब यह सीमा विवाद क्या है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस विवाद को दिमाग में रखिए। इनसे इस विवाद पर सवाल पूछा गया, विवाद पर सवाल पूछा गया सदन में कि आपका क्या स्टैंड है। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब इनका चुनाव प्रचार होता था या इनका कार्यालय दिखाया जाता था पहले भी, तो उस कार्यालय में दिखाते ऐसे थे कि इनके पीछे एक मैप लगा हुआ है, जिस मैप में इन्होंने नेपाल का नया मैप लगाया हुआ है, जिसमें उस क्षेत्र
क्षेत्र को कोट किया हुआ है जो 1960s में नेपाल अपने मैप पे नहीं दिखाता था, लेकिन 1990s के दौर के बाद की जो सरकारें आई उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिम्प्युधारा जो क्षेत्र है उन्हें अपने मैप के अंदर दिखाना शुरू किया था। एनीवे, ये जब सारा कार्यक्रम चल रहा था नेपाल के अंदर, तो इस पूरे कार्यक्रम में चुनाव प्रचार भी हुए और उनकी एक इमेज बनकर आ गई कि ये वो व्यक्ति हैं जो भारत से अपना क्षेत्र मांगेंगे। ठीक है साहब, संसद में सवाल पूछ लिया गया। संसद में सवाल पूछ लिया गया, ये जवाब देते हुए निकल गए, अति उत्साह में एक लाइन बोल गए, और वो लाइन थी कि भारत ने ही नहीं, हमने भी भारत का क्षेत्र कब्जाया हुआ है। ये ऐसी स्थिति है कि आप अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह लाइन सुनते हैं कि नेपाल ने भारत का क्षेत्र कब्जा कर रखा है, तो इसके दो मायने निकलते हैं कि नेपाल इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने भारत का क्षेत्र एनक्रोच कर लिया। नंबर दूसरा, नेपाल और भारत के संबंध तो बहुत अच्छे थे, क्या ये जब से काला पानी विवाद हुआ है उसके बाद इन लोगों ने जमीन हड़प ली? तमाम तरह की बातें निकलने लगी। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब जब नेपाल बात करता था भारत के बारे में, तो यही बात करता था कि साहब इन्होंने हमारा क्षेत्र ले रखा है, वो हमें दिलवा दो। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री खुद सदन में यह बोल गए कि हमने इनका क्षेत्र ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में यह सवाल भारत में भी उठना लाजमी है, सरकारों से पूछा जाए कि नेपाल ने हमारा कौन सा क्षेत्र ले रखा है, नंबर एक। और नेपाल की सदन में भी सरकार से सवाल यह पूछा जा रहा है, भैया कौन सा क्षेत्र ले रखा है, आपको कौन सा पता चल गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं प्रधानमंत्री बना तो पता चला कि हमारे पास भी उनका काफी सारा क्षेत्र है। अब हमारे पास भी है, तो दोनों ही तरफ की सरकारों से पूछा जाने वाला सवाल है। भारत सरकार से भी कि बताओ सर आपका कौन सा क्षेत्र नेपाल के पास है, और नेपाल से भी कि नेपाल आप बताओ आपका कौन सा क्षेत्र है। तो सब दोनों तरह की बातें हुई। नेपाल के अंदर अपोजिशन ने इस बात को हाथों हाथ उठाया और सवाल पूछा कि सब क्लैरिटी चाहिए कि मामला है क्या। चलिए साहब, इस बात को उस समय बालिल शाह क्लियर नहीं कर पाए, बाद में उनकी पार्टी की तरफ से बयान आए, उसमें उन्होंने यह कहा कि यह असल में सेना के माध्यम से हुए कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं, सीमा क्षेत्र पर बहुत सारे भारत और नेपाल की जो पोरस सीमा है, असल में इसका एक पूरा इतिहास है, अगर आप चाहें तो मैं उस इतिहास पर सीधा लैंड करूं, लेकिन इससे पहले इतना सा समझ लो, पोरस सीमाएं मतलब हम लोगों ने बाड़बंदी नहीं कर रखी है। इसके पीछे हमारा एग्रीमेंट है भारत और नेपाल के बीच का कि हम लोग अपनी सीमाओं पर तार नहीं बांधेंगे, खुले रहेंगे, रोटी बेटी का संबंध है, आते जाते रहेंगे। ऐसे में जहां जहां अपन ने पिलर्स लगाए हुए हैं कि ये बॉर्डर पिलर्स हैं कि यहां नेपाल है यहां भारत है, उस पिलर के 10 गज की जमीन ऐसी होती है जहां पर नो मैंस लैंड होता है, यानी कि इस पर कोई कंस्ट्रक्शन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उस 10 गजा जमीन के ऊपर नेपाल में या फिर भारत में कई बार एनक्रोचमेंट हो जाता है। जैसे बिहार से जो बॉर्डर लग रहा है वहां पर अतिक्रमण कई जगह पर देखा जाता है। जब अतिक्रमण होता है तो उस जगह को उन्होंने कब्जे में कंसीडर कर लिया। और ऐसा भी है कि जब बॉर्डर फेंसिंग नहीं है तो भारत के कई लोग नेपाल में जाके खेती कर रहे हैं, वहां पर जमीन खरीद रखी है, और नेपाल के लोगों ने भारत की तरफ आकर के जमीनें खरीद रखी है और वहां पर खेती कर रहे हैं। तो एक ऐसा उस क्षेत्र के अंदर, जबकि सशस्त्र सीमा बल सुरक्षा करती है भारत की तरफ से, उनकी भी सशस्त्र पुलिस वहां से जाकर के सीमा की सुरक्षा करती है, लेकिन वो एनक्रोचमेंट ही हटाने का काम करती है। दोनों के बीच में इतना मतलब घुलन मिलन है कि आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, इतने इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब इन्होंने ये बात बोली तो फिर चर्चा इतिहास तक पहुंची कि आफ्टर ऑल कहानी क्या है और इस कहानी में असल विवाद क्या है। और आज जब बालिन शाह ये बात बोल गए तो इस बोलने में वो एक लाइन और बोल गए, और वो ये था कि हमने भी कब्जा कर रखा है, और दूसरा, हम ब्रिटेन से बात कर रहे हैं कि वो इस विवाद को सुलझाए। कौन से विवाद को? बोले काला पानी विवाद को सुलझाए। भैया ब्रिटेन कौन? बोले ब्रिटेन वो जिसके चलते ये सारा विवाद हुआ था। बोले भाई साहब तब तो आप गुलाम थे, गुलामी में और अब में, यानी कि जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था तब से और अब में कैसे ये फैसले कर लिए जाएं कि नहीं, फैसले ब्रिटिशर्स करेंगे। तो उन्होंने जब ब्रिटिशर्स का नाम लिया तो वो दूसरा बवाल था जिस पर भारत की प्रतिक्रिया आई और खुद नेपाल की भी प्रतिक्रिया आई कि नहीं भाई हमें कोई और नहीं चाहिए। चलिए खैर, अब इस बात को थोड़ा सा ब्रिटेन तक लेकर चलते हैं। तो देखिए कहानी जाती है थोड़ा पीछे की तरफ, जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन आया और नेपाल के अंदर नेपाल के राजाओं का शासन था। जमीन की विवाद नेपाल के साथ भारत के रहे, यानी कि अंग्रेजों के रहे। अंग्रेज नेपाल से जब जंग में रहे तो एक जंग हुई, और उस जंग के बाद 1814 से 16 के बीच में एक संधि हुई। नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच की उस जंग में एक संधि गठित हुई जिसका नाम सुगौली की संधि रखा गया, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि कौन सा क्षेत्र नेपाल का होगा और कौन सा भारत का होगा। एक तरह से सीमा निर्धारित कर दी गई। सीमा निर्धारित करने में यह कहा गया कि नेपाल के पश्चिम की तरफ बोले तो उत्तराखंड वाली साइड, नेपाल के पश्चिम बोले उत्तराखंड वाली साइड, यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है काली रिवर। इस काली रिवर से लेकर के नेपाल के पूर्व साइड, यानी कि आपके सिक्किम वाली साइड, यहां एक रिवर है जिसका नाम है मेची रिवर। तो बोले इन दोनों के बीच में नेपाल होगा। बोले ठीक बात है।
ऐसे ही दक्षिण की तरफ, यानी कि नेपाल के उत्तर की तरफ अगर चाइना पड़ता है तो दक्षिण की तरफ जहां बिहार वाली क्षेत्र है, यहां पर नारायणी रिवर, जिसे भारत में गंडक रिवर के नाम से जानते हैं, बोले वो वाली जो जगह है वो बॉर्डर बनेगी। तो रिवर्स के साथ नेपाल के बॉर्डर बांध दिए गए। सुगौली की संधि में जब यह बात कही गई कि भारत के साथ काली रिवर से पूर्व की तरफ नेपाल है, पश्चिम की तरफ भारत है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हुई जब मैप पर आप जूम करके देखते हैं तो ये काली रिवर जो है ना, ये दो भागों से निकल कर आ रही है। यानी कि आप अप स्ट्रीम से देखें तो आप पाएंगे कि काली रिवर दो जगह से आ रही है। यानी समझिए कि एक मुख्य धारा में एक समानांतर धारा आकर के मिल रही है, सहायक रिवर आकर के मिलती है, ऐसा लगता है। यानी कि काली रिवर का ओरिजिन कहां है? तो भारत के हिसाब से अगर काला पानी से ओरिजिन है तो नेपाल के हिसाब से लिम्प्युधुरा से उसका ओरिजिन है। मतलब इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो एक कॉर्नर जिस पर यह मेजर स्ट्रीम चलती हुई आ रही है वो लिम्प्युधुरा से चलती आ रही है। अगर सुगौली की संधि में लिम्प्युधुरा लिखा, सुगौली की संधि में काली नदी के पूर्व का क्षेत्र लिखा है, तो इनका मानना है कि जो मेन स्ट्रीम जा रही है, मुख्य धारा जो पानी की जा रही है, इस पानी के पूर्व का जो पूरा क्षेत्र है, इस पूर्व के क्षेत्र को नेपाल माना जाए। और भारत ने क्या किया, इस मुख्य धारा के जो साइड वाला जो पानी का जो क्षेत्र दिख रहा है, हल्का सा जो पानी आ रहा है, छोटी धारा जो आ रही है, यहां से पूर्व का क्षेत्र नेपाल का माना। अब ये एम्बिग्यूटी कैसे आई? एम्बिग्यूटी शुरुआत में ऐसे आई कि नेपाल ने जब ब्रिटेन के साथ संबंध मतलब समझौता किया था सुगौली संधि के माध्यम से, उस समय ब्रिटिशर्स ने भी इस मैप को इतना पब्लिश नहीं किया था, यानी कि इसका डिस्कशन नहीं किया था। 1860s के अराउंड ब्रिटिशर्स को यह समझ आया कि हमें यह क्लियर करना पड़ेगा कि हम लोग कहां से भारत का बॉर्डर मानेंगे। तो उन्होंने खुद ने काला पानी के पूर्व वाले क्षेत्र को नेपाल माना, जो भारत मानता है आज भी, वो ब्रिटिशर्स का माना हुआ है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बात को ऑन पेपर नहीं लिया, बस मैप ड्रॉ कर दिया। सुगौली की संधि में बस काली नदी के पूर्व का क्षेत्र लिखा है। तो नेपाल यह कहता है कि जो सुगौली की संधि 1816 वाली है, उसमें काली नदी के पूर्व का क्षेत्र हमको बताया गया है, तो वो पूर्व का क्षेत्र पूरा नेपाल है, तो वो हमारा होना चाहिए। भारत कहता है कि 1860 के ब्रिटिशर्स द्वारा यूज किए मैप देखोगे तो उसमें जो काला पानी है उसके पूर्व का जो एरिया है वो आप लोगों का है, यानी कि लिपुलेख और काला पानी इसके पूर्व का जो एरिया है वो आप लोगों का है। इसी कारण से भारत लिपुलेख, लिपुलेख क्या है? भारत के और चाइना के और नेपाल के बॉर्डर पर ट्राई जंक्शन है, यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। तो भारत ने अभी क्या, कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी लिपुलेख पास से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए खोलने का अनाउंसमेंट किया। नेपाल इस बात पर ऑफेंड हुआ कि चाइना वालों और इंडिया वालों, आपने हमसे पूछा ही नहीं, लिपुलेख तो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल से होकर आप जा रहे हो, हमें बता ही नहीं रहे हो। भारत इस चीज में क्यों नहीं पूछ रहा है? अगर हम ये नेपाल को दे दें तो हमारा पूरा पूरा लिपुलेख का जो कनेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। भारत ने चाइना से हाल ही में लिपुलेख के थ्रू अभी मतलब व्यापार के लिए भी रास्ता खोलने की बात कही है। इवन हमारे साथ जो तिब्बत की यात्रा होनी है, हमारे यहां से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होनी है, उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी लिपुलेख की ही चर्चा है। तो अब कुल मिलाकर के लिपुलेख भारत के लिए ऐसा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट बन गया कि अगर हम इसे नेपाल के साथ मान लें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा अटकेगी, भारत चाइना का जो लिपुलेख पास से होकर के जो ट्रेड है वो बाधित हो जाएगा, और हमारी 1860 से लेकर अब तक जो यहां पर क्लेम चला आ रहा है वो बाधित हो जाएगा। अब इसके क्लेम के ऊपर क्या कोई नेपाल को ऑफेंड कभी नहीं हुआ? क्या हुआ?